हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओयो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले के जो लेक्चर थे, लेक्चर 1 था, उसमें हमने डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम विद देयर लिमिटेशन। इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसके आज की वीडियो में हम उनके पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाउ बोहर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल सी कि जो लिमिटेशंस थी रुदरफोर्ड की, उन्हें बोहर ने एक्सप्लेन किया। वो क्या थी? फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो स्टेबिलिटी थी उसे एक्सप्लेन किया था बोहर ने। दूसरा था द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय बोहर, विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय रुदरफोर्ड। सो व्हाट आर द पोस्टुलेट? पोस्टुलेट क्या थी? फर्स्ट पोस्टुलेट थी हमारे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रहते हैं जिनकी एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम डेफिनेट होता है। इनको एक स्पेशल नेम दिया गया, स्टेशनरी स्टेट। ओके, इन्हें क्या कहा गया? स्टेशनरी स्टेट। सो दीज आर द स्टेशनरी स्टेट। ओके, this is the nucleus and these are the orbits, and the orbits which are having definite angular momentum and energy are known as energy states। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है पोस्टुलेट आपकी, देखिए, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज इन एन अलाउड ऑर्बिट। ये जो आपकी स्टेशनरी स्टेट है, जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इनमें घूमता है तो क्या होता है? ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब भी घूमता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इट विल रेडिएट एनर्जी ओनली व्हेन इट इज गोइंग ऑन हायर एनर्जी शेल, और ऑर्बिट में जाता है या फिर अपने से लोअर में जाता है। ओके, देन ओनली इट विल एमिट और एब्सॉर्ब। नेक्स्ट इज इन एन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई mvr, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू nh बाय 2 अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r is the radius of orbit, and n is integer, any integer which is known as principal quantum number। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपकी 1 2 3 so on हो सकती है, और h is the Planck constant। So we can see here this one is n equal to 1, this is n equal to 2, this is n equal to 3, this is the shell K, this is L, and this one is M। So these are the circular path in which the electron revolve। ये circular path है, ओके, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं बोहर की नेक्स्ट पोस्टुलेट। ओके, सो वो पोस्टुलेट है आपकी कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, रेडिएशन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी is emitted or absorbed, giving rise to a definite spectral line। It means जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी को या रेडिएशन को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता है, रेडिएट नहीं करता है। बट अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से कहीं पर जंप कर रहा है दूसरी ऑर्बिट में, तो वो क्या करेगा? या तो वो एनर्जी को एमिट करेगा या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो ऐसा करता है तो वो एक डेफिनेट स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन किस में है? ये है हमारी सबसे पहली वाली शेल के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आपका जाता है कहाँ पर? थर्ड ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस से अगर ये आता है
ऑर्बिट 2 में तो इट विल एमिट द रेडिएशन। ये रेडिएशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की होती है और जिनसे हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनर्जी में चेंज आता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस आएगा बिकॉज वी नो दैट एनर्जी जो होती है E1 से E2 बड़ी होती है एंड E3 सो ऑन। ओके, तो एनर्जी में कुछ डिफरेंस होगा, तो दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज नोन एज डेल्टा ई, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहाँ पे था और वो कहाँ पर जा रहा है। ओके, कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है। डेल्टा ई की अगर हम बात करें तो एज वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप जो न्यू है इट इज द फ्रीक्वेंसी, ओके, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज द वेव नंबर, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू है, तो यहाँ पर एज वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ओके, सी बाय लैम्डा होता है एंड वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, सी एच सी, और यहाँ पर आपका वेव नंबर। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन पार्ट करेंगे जिससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट को। ये सिर्फ हम हाइड्रोजन एटम के लिए ही पढ़ेंगे क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये दिया था। अब यहाँ पर देखिए बोहर मॉडल में क्या कंसिडर किया था, यहाँ पे कंसिडर किया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें चार्ज है -e और जिसका मास है m, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस विद अ वेलोसिटी v, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो ये कितना है, r है। इट मीन्स ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये r रेडियस पे सिचुएटेड है। अब यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज कितना है, Ze, ये कितना है, Ze। Ze कैसे बताया है, देखिए Z इज द प्रोटॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन प्लस E इज द चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। सो यहाँ से आगे हम देखते हैं कि किसी भी एटम को, इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में काम कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। इट शुड बी इक्वल टू द फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, दिस नेगेटिव साइन व्हाट इट डिनोट्स, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो फोर्स है इट इज अपोजिंग द अदर फोर्स। ये फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अपोज कर रही है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -e इंटू प्लस ZE डिवाइड बाय r²। अब ये जो हमारी इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, FA इक्वल टू -FC एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के आगे का पार्ट। तो यहाँ पर देखिए FA इज इक्वल टू -ZE², प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हमारा क्या आ गया, 4πε0 और यहाँ पे r²। ओके, तो ये जो इनवर्स ऑफ 4πε0 है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने लगाया है। ε0 क्या है, इट इज द परमिटिविटी इन वैक्यूम। ε0 की वैल्यू क्या होगी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब इससे हमें फाइंड करनी है यूनिट ऑफ FA। ओके, तो हमें पता है कि जो हमारा Z होता है, ये जो Z है और ये जो पाई है, पाई और Z की ये दोनों क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, हमारे E की चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ओके, 4πε0 की यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है और r² की किस क्या होगी, मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो FA की वैल्यू मिली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमारी क्या है, न्यूटन है। ओके,
अब हमें पता है कि जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, mv² डिवाइड बाय r। अब इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल FA एंड FC, इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, FA इक्वल टू माइनस FC। अब आपने इक्वेशन में पुट कर लिया, आगे इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने से ये r जो है यहाँ पे जाएगा, इट विल कट एंड अ सिंगल r विल कम हेयर, सो इट विल बिकम mv² इक्वल टू ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन 5 है। अब हमें क्या करना है, हम सभी को पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, mv r इक्वल टू NH बाई 2 पाई। अब इसको हमें रीअरेंज करना है। ओके, तो रीअरेंज करने से क्या होगा आपका, v इक्वल टू NH बाई 2 पाई mr बन जाएगा। ये इक्वेशन 6 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इट विल बिकम v² इक्वल टू n² h² डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m² r²। ये हमारी इक्वेशन 7 बन गई है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करना है, मास से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे mv² इक्वल टू n² h² 4 पाई स्क्वायर m r²। दिस इज द इक्वेशन 8। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन 8। ये जो इक्वेशन 5 थी आपकी, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन के अंदर। ओके, mv² की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या बन जाएगी, mv² की जगह आ गया ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू n² h² डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर mr²। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं रेडियस के लिए, तो इसमें आ जाएगा आपका r इक्वल टू n² एप्सिलॉन नॉट h² डिवाइड बाय पाई m ZE²। दिस इज द रेडियस वैल्यू ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर डिफरेंट n वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। तो अब हम जो फॉर्मूला हमें मिला था रेडियस का, ये डिफरेंट n वैल्यूज के लिए था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट जो आपकी ऑर्बिट है उसके लिए हम रेडियस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो ये Z क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। ऑर्बिट फर्स्ट है तो n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, वो ये भी 1 हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारा रेडियस का, इसमें हम सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू ये हमारा क्या है, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.8 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। इंटू करेंगे जो हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद ये हमारी पाई की वैल्यू है। ओके, ये सभी हमारे कांस्टेंट है। तो ये सभी क्या रहेंगे, सभी ऑर्बिट्स के लिए सेम रहेंगे, सिर्फ वैल्यू कौन सी चेंज होगी, n की वैल्यू चेंज होगी और z की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे हमने देखिए ये पाई की वैल्यू है, ये है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू है 9.109 इंटू 10⁻31। और यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी z की वैल्यू, और इंटू करेंगे हम यहाँ पर चार्ज का स्क्वायर करेंगे, ये चार्ज की वैल्यू है जो हमारे E है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये हमारी चार्ज की वैल्यू हो गई। ओके, तो बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम की ही बात की थी, तो यहाँ पर जो है आपका वो Z भी 1 ही रहेगा। सिर्फ किसकी वैल्यू, हम डिफरेंट ऑर्बिट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस की। तो अब देखिए जो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू आई, इस पूरे को सॉल्व करके तो आएगी आपकी 53 इंटू 10⁻12 मीटर। अब अगर हम इसको करते हैं, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 53 पिकोमीटर। 53 पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूनिट होती है रेडियस को बताने की एज कंपेयर टू मीटर। ओके, अब हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई है, r इज इक्वल टू, अब अगर हम किसी और ऑर्बिट के लिए, सेकेंड थर्ड ऑर्बिट्स के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं रेडियस, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 53n²। यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2, लाइकवाइज। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला है कि रेडियस एंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी ये क्या है, आपस में
क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ओके, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखते हैं। इट इज अ एग्जाम्पल, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हमारा एटम है हमारा, उसमें देखेंगे आप जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है वो कितना है, r1 है, सेकंड का r2 है और थर्ड का r3 है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख दिए इनके, n = 1, 2 एंड 3। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम की, ये जो वैल्यू हमें मिली है 53 pm यानी पिकोमीटर, तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की, इसे हम बोहर रेडियस भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट, तो इसे हमने a0 से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो आप इस फॉर्मूले को जब मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 53, ये 53 है, इसको हमने a0 एज्यूम कर लिया है कि ये बोहर रेडियस है, ओके। तो अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे फॉर्मूले को फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, तो Rn = n² a0, और ये मैंने अभी आपको बताया दिस इज द बोहर रेडियस। यहाँ पर जो n है ये 1 2 3 आपका सो ऑन चेंज हो सकता है, ओके। तो फर्स्ट अब हम रिलेशन देखेंगे, इनका रेशियो फाइंड करते हैं फर्स्ट 3 ऑर्बिट्स का हाइड्रोजन एटम के। तो देखेंगे आप कि हमें पता है कि जो r है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ n। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, फॉर फर्स्ट 3 ऑर्बिट्स r1 रेशियो r2 इज टू r3। तो ये रेशियो देखो आपको क्या मिलेगा, ये a0 है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो आपका सेकंड के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 4 आ जाएगा, 4a0, और आप जो थर्ड है आपका उसके लिए क्या आ जाएगा, 9a0, ओके। तो ये हमारी रेशियो निकल गई है किनकी, फर्स्ट 3 ऑर्बिट्स की, ओके स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब इसको डिराइव करेंगे, बोहर ने पोस्टुलेट को यूज करके कैसे एनर्जी को डिराइव किया था उसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए En है, En इज इक्वल टू Pe + Ke, मतलब En जो है ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन nth ऑर्बिट, ओके। P इज पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड Ke इज द काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसका सम है, पोटेंशियल एनर्जी का एंड काइनेटिक एनर्जी का ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि यहाँ पे जो वर्क नेसेसरी है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रॉम द डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे, वहां से उसे इंफिनिटी पे मूव करना है, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगती है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होती है, -Ze² डिवाइड बाय 4πε0 r², ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी यही फोर्स है, इसके अगेंस्ट ही आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। तो आप r से इंफिनिटी पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन होगा fa का, fa की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी विद रिस्पेक्ट टू dr। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, यहाँ पर आपका dr² बच जाएगा। अब इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी की वो क्या आती है आपकी, Ze² डिवाइड बाय 4πε0r। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये वर्क होना चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तक अगर हमें इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है तो वहां पे इतना वर्क होना जरूरी है, वर्क मस्ट बी डन, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव जो है साइन यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को, पोटेंशियल एनर्जी जो हमें मिली है और काइनेटिक एनर्जी, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 9 जो स्टार्टिंग की हमारी इक्वेशन थी, इसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, mv² डिवाइड बाई 2 - Ze² बाय 4πε0r r²। ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 बन गई है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ये हमने ये इक्वेशन नंबर 5 हमारी कहाँ पे थी, हमने अभी देखी थी जो हम कैलकुलेशन किया था रेडियस का, वहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 थी हमारी mv² = Ze² 4πε0r। अब यहाँ पे 2 से हमें डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी थोड़ी यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका, ओके। दिस इज द इक्वेशन 11।
सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 11 इन 10। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर, 10 के अंदर। तो 10 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया है mv² 2 की वैल्यू को, तो ये आ जाएगी आपकी ze² डिवाइड बाई 8πε0r माइनस ze² डिवाइड बाई 4πε0r। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, En इज इक्वल टू माइनस ze² डिवाइड बाय 4πε0r। ये हमारी इक्वेशन नंबर 12 है। आगे देखते हैं, अब हमें जो एनर्जी की इक्वेशन मिली थी उसमें हमें क्या करना है, आर की वैल्यू को पुट करना है। जैसे ही आप आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एनर्जी की, टोटल एनर्जी की बन जाएगी आपकी माइनस ze² बाय 8πε0 इंटू जो आर की वैल्यू हमारी मिली है उसे हम पुट कर लेंगे πm ze² डिवाइड बाय n² ε0h। ओके, ये हमें मिल गई है यहाँ पर एनर्जी की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी आपके कांस्टेंट हैं, देखिए Z क्या है आपका, हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया। तो जो Z है, Z आपका क्या होगा, 1 होगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है आपके इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी कांस्टेंट है। आपका मास है इलेक्ट्रॉन का, वो भी कांस्टेंट है। ε0 है, ये भी कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लास्ट में आपको इक्वेशन मिल जाती है En इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइड बाय n²। तो ये हमारी इक्वेशन हमें मिल गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन है, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। नेगेटिव साइन जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, उससे एट द डिस्टेंस r, जहाँ पे r डिस्टेंस पे है, वहां से हमें अगर इन्फिनिटी पे उसे ले जाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। उसी को ये साइन डिनोट करता है। ओके, अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है जो एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू 1, Z की वैल्यू आपकी 1 आएगी। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, तो हमारी जो वैल्यू आएगी एनर्जी की फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी आएगी, E1 इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एनर्जी जो है, एनर्जी इंक्रीज करेगी विद द वैल्यू ऑफ n। इट मीन्स जो फर्स्ट आपकी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम होगी, उससे ज़्यादा आपकी सेकेंड ऑर्बिट की होगी, और उसके बाद उससे ज़्यादा आपकी थर्ड की होगी, एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर आपका एनर्जी की डेरिवेशन खत्म होती है, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें देखना है, वो है कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये क्या कहता है कि जब भी आप अगर वैल्यू ऑफ n देखते हैं, लोअर वैल्यू ऑफ n, जो लोअर वैल्यू है n की, उनमें आप देखेंगे तो एनर्जी लेवल जो है आपको डिस्टिंक्टली डिस्क्रीट मिलेंगे, बहुत ही अलग अलग आपको दिखेंगे। बट जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं हायर वैल्यूज पे, n की वैल्यूज पे, तो एनर्जी लेवल्स जो है इनके बीच का जो गैप है इट विल बिकम लेस। तो ये डिफर करेंगी स्लाइटली। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया, कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और अपनी व्यूज़ भी शेयर करिए। और स्टूडेंट मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल OU क्लास फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।